तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट के साथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, द वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज हु डू एविल बट बाय दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग। देखो, कोट बहुत ही प्यारा कोट है। मतलब इसका थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या मतलब है एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस कोट का। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलना चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसको हम उससे नहीं होता जो गलत करता है, बल्कि उससे ज़्यादा होता है जो होते हुए देखता है। मतलब क्या है इसका? देखो, साफ सीधा मतलब है कि लेट्स से एक एग्जांपल लो कि कोई इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर क्राइम कर रहा है, ठीक है, दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट में क्राइम कर रहा है, और उस टाइम पे वहाँ पे खड़े लोग सिर्फ तमाशबीन होके देख रहे हैं उस इंसिडेंट को, कुछ कर नहीं रहे, जबकि उनके पास पावर है कि वो कुछ कर सकते हैं। तो किससे ज़्यादा नुकसान होगा सोसाइटी को? देखो, सोसाइटी को इन लोगों से ज़्यादा नुकसान होगा कंपैरेटिवली जो गलत करता है। क्यों नुकसान होगा? देखो, यहाँ पे सोसाइटी की जो कॉमन वैल्यूज़ होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खतरे में आ जाती है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे कहीं ना कहीं एनफोर्स कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पे हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें स्टेप उठाना चाहिए अगर कुछ चीज़ गलत होती है हमारे सामने। और देखो, ये बहुत ज़्यादा रिलीवेंट है अगर यहाँ पे अथॉरिटी आ जाती है। देखो, अगर यहाँ पे अथॉरिटी गलत होते हुए देखती रहती है और कुछ एक्शन नहीं लेती, तो यहाँ पे सोसाइटी का जो भरोसा होता है अथॉरिटी से उड़ जाता है। और यही कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने कोट में बोलना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा रिलीवेंट कोट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन है जुडिशियल इनएक्टिविज्म से रिलेटेड, ठीक है। और ये CAPF एग्ज़ाम के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं आपके UPSC CAPF के अंदर, तो इसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जुडिशियल इनएक्टिविज्म को हम डिस्कस करना चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि जुडिशियल इनएक्टिविज्म होता क्या है। देखो, जब जुडिशरी किसी मैटर के ऊपर डिसाइड ना करे, जब जुडिशरी के पास पावर हो किसी मैटर के ऊपर डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जुडिशरी उसको डिसाइड ना करके उसको डेफर कर दे, उसको टाल दे, इसी को क्या कहते हैं? जुडिशियल इनएक्टिविज्म। और ये जो जुडिशियल इनएक्टिविज्म है हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? देखो, एक एग्जांपल लो, और ये एग्जांपल बहुत रिलीवेंट है, ये जुडिशरी के ऊपर अप्लाई होता है कि किसी स्कूल में दो बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है। एकदम सिंपल एग्जांपल से समझो कितना खतरनाक है ये चीज़। किसी स्कूल में दो बच्चे जो है आपस में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल इस स्कूल का प्रिंसिपल जो है खड़ा खड़ा देख रहा है, ठीक है, और कुछ एक्शन यहाँ पे वो ले नहीं रहा। और इसके अलावा वो कर क्या रहा है कि कोई वहाँ पे टीचर जा रहा है तो टीचर से बोला थोड़ा सा देख लेना उनको, और कोई क्लियर गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करा रहा कि करना क्या है टीचर को। तो यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे तो कोई हम पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और जो मैटर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये जो कन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्कूल के अंदर बिल्कुल भी जो लॉज होते हैं, जो एकदम वो जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं स्कूल के अंदर, वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होंगे। बच्चों का जो मन करेगा वो करेंगे। तो यही सारी चीज़ अप्लाई होती है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में भी। कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा सांबलपुर इशू में, ठीक है, सांबलपुर मस्जिद केस हुआ था, आप सभी को पता है, हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वाला एंगल हमने डिस्कस नहीं करा था। सांबलपुर मस्जिद केस में क्या हुआ था कि हमारा एक एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। तो किसी ने पिटीशन लगाई कि जो सांबलपुर मस्जिद है उसके नीचे क्या है, कोई मंदिर है, पहले कोई शिव जी का टेम्पल हुआ करता था या शिव जी का शिवलिंग हुआ करता था। तो यहाँ पे उस सांबलपुर मस्जिद का ASI जो है हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने इसका सर्वे किया, ठीक है। तो जब आर्कियोलॉजिकल की टीम सर्वे करने पहुंची तो इस रिलीजियस प्लेस पे दंगे हो गए, हिंसा हो गई। तो देखो, बहुत ही ऑब्वियस बात है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ होगी, वहाँ पे दंगे होंगे। तो यहाँ पे मैटर क्या है? मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अभी टाइम था, ये टाइम था कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर के ऊपर डिसाइड करे, जो सांबलपुर इशू था इस पर डिसाइड करे। क्योंकि हमारा जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हमारा 1991 का, हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, ये जो एक्ट है ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं उनका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है इसका? मतलब साफ सीधा है कि जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो चर्च था वो चर्च रहेगा, जो गुरुद्वारा था जो गुरुद्वारा रहेगा, चाहे इसका कैरेक्टर पहले कैसा भी हो। लेकिन आज़ादी के बाद से 15 अगस्त 1947 के बाद से ये जिसका कैरेक्टर है, अगर वो मस्जिद है उसकी आज़ादी के बाद से, तो वो मस्जिद ही रहेगी, वो जैसा भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है वो वैसा भी रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड कर सकती थी, इस सर्वे को टाल सकती थी। जो भी इशू हुआ वहाँ पे इस एक्ट का जो एनफोर्समेंट है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने डेफर कर दिया इस मैटर को इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मैटर पे डिसाइड करेगी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन लिया नहीं है। तो देखो साफ सीधी बात है कि ये जो जब भी कॉम्युनल दंगे होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो कहीं कोई भी पार्ट के ऊपर हो, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होती हैं, हमारी फैटर्निटी, हमारा सेकुलरिज्म, ठीक है, ये हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर में भी आते हैं हमारा सेकुलरिज्म, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल फैब्रिक है ये कहीं ना कहीं ब्रेक होता है इन इश्यूज़ की वजह से। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास चांस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनडिसिजिवनेस दिखाया, कोई एक्ट नहीं करा, कोई एक्शन नहीं लिया। और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरे वाली बात है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बोला था आप उसको याद करो, ठीक है। अब ये पहली बार हुआ है कि जो हमारी जुडिशरी है उसने किसी मैटर को जो थोड़ा विवाद वाला था उस मैटर को डेफर कर दिया, टाल दिया। देखो पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। कब हुआ है? शाहीन बाग प्रोटेस्ट में 2020 में हुआ था। शाहीन बाग प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? देखो उस टाइम पे एक एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो इसके खिलाफ ये सारी चीज़ हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को भी डेफर कर दिया, टाल दिया, इस मैटर पे डिसाइड नहीं किया कि ये जो एक्ट है वैलिड है नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वो नहीं दिया। और शाहीन बाग में भी सेम इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे भी जो हमारी जो कॉमन वैल्यूज़ हैं फैटर्निटी की, सेकुलरिज्म की, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी उसमें आ गई, टेंशन में आ गई। तो क्योंकि वहाँ पे भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स थोड़े से बढ़ गए थे, और जो ये जो सांबलपुर में हुआ सेम वहाँ पे भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट आता है फार्म लॉ को रिलेटेड, ठीक है। देखो आप सभी को याद है 2021 में भरी सर्दियों में यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान थे वो आंदोलन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो 3 एक्ट लेके आया था, उस 3 एक्ट के अगेंस्ट जो फार्मर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती थी, क्योंकि जो लॉज हैं, जो भी एक्ट आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? देखो ये तो डिसीजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है, और कोई तो ले नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी वो बना दिया है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन को वियोलेट करता है, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उसको वियोलेट करता है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा। लेकिन इन दोनों मैटर में सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने क्या करा? मैटर को टाल दिया। और यहाँ पे ये जो जुडिशियल इनएक्टिविज्म है ये यहाँ पे सामने आया। देखो साफ सीधी बात है कि जब जुडिशरी को डिसाइड करना है कोई चीज़, ठीक है, अगर जुडिशरी उसको डिसाइड नहीं करेगी तो क्या होगा? जुडिशरी के ऊपर से भरोसा हट जाएगा लोगों का। जैसे प्रिंसिपल वाला एग्जांपल याद करो कि 2 बच्चे लड़ रहे हैं और प्रिंसिपल देखता देखता जा रहा है और कुछ कर नहीं रहा, तो क्या होगा कि प्रिंसिपल से डरना बंद कर देंगे। सेम चीज़ होगा यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है, सुप्रीम कोर्ट की जो रिस्पेक्ट है लोगों की नज़र में, कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी। सोसाइटी के अंदर डिसहार्मनी आ जाएगी, सोसाइटी के अंदर और ऐसे मैटर आएंगे और ऐसे होंगे, और सोसाइटी में क्या होगा? अल्टीमेटली हिंसा होगी। तो सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है, सोसाइटी का जो बैलेंस है, कहीं ना कहीं वो बिगड़ जाएगा। देखो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पे बताया हमारे एडिटोरियल में कि ये जो हमारा एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके अंदर उतनी पावर है कि जो हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म का, फैटर्निटी का, इसको अपहोल्ड कर सके। लेकिन अगर डेफर कर देंगे मैटर को तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया गया है कि जब अयोध्या जजमेंट आया था तो उस टाइम में जुडिशरी ने क्या करा था कि जो एक्ट है उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे सामने आया था। लेकिन ज्ञानवापी मॉस्क्यू केस आया 2023 के अंदर, और हमारा सांबलपुर भी आ गया। तो यहाँ पे जुडिशरी ने क्या करा कि जो पहले का उसका स्टैंड था, वो स्टैंड से कहीं ना कहीं वो थोड़ी सा पलट गई, यही यहाँ पे बताया गया। और ये सांबलपुर तो एकदम मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज्ञानवापी मॉस्क्यू केस में भी सर्वे हुआ था, सांबलपुर में भी हो रहा है, एक आधा केस फिर फ्यूचर में आएगा। तो इस लॉ का फायदा क्या? देखो लॉ में साफ सीधा हमने लॉ पढ़ा था, तो लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि 15 अगस्त के बाद से रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। जब रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा तो फिर ये जो सर्वे है इसका फायदा क्या? देखो सर्वे के लिए भले ही यहाँ पे वैलिडिटी प्रोवाइड कराई गई कि लॉ के अंदर सर्वे करवा सकते हैं, लेकिन जब रिलीजियस कैरेक्टर ही चेंज हम नहीं करेंगे तो सर्वे का फायदा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट को इस लॉ के अंदर भी तो अमेंडमेंट प्रपोज करने चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारी पार्लियामेंट को इस लॉ के अंदर अमेंड करना चाहिए कि सर्वे वाला प्रोविजन भी हटाया जाए,
कि जो यहाँ पे एक्सक्लूड दे रखा था उसी के अंदर से सर्वे वैलिड हो, बाकियों में सर्वे वैलिड ही ना हो। लेकिन जुडिशरी ने यहाँ पे क्या करा, जो उसको करना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, वो उसने नहीं लिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी जुडिशरी के प्रति जो उसकी वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो गई। ये यहाँ पे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। और देखो यहाँ पे बताया है कि अब जो अपकमिंग हियरिंग है इस एक्ट को लेके, तो यहाँ पे अपकमिंग हियरिंग में कोर्ट के पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसको अपहोल्ड करे। देखो बात एकदम साफ सीधी है क्या, कि जो लॉ है, ठीक है, लॉ को या तो तुम इनवैलिड कर दो, कोर्ट की मैं बात करूं, या तो तुम इनवैलिड कर दो और करवाओ सर्वे सबका। लेकिन अगर एक्ट है और तुम उसको अप्लाई नहीं कर रहे तो क्या होगा, ये हार्म ज़्यादा करेगा फायदा पहुंचाने से। तो वही सेम चीज़ है क्या, कि गलत करने वाला इतना ज़्यादा हार्म नहीं करता, कि गलत हो रहा है और उसको हम देखे जा रहे हैं खड़े खड़े बाई स्टैंडर्ड की तरह। और इस केस में बाई स्टैंडर्ड कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ के एडिटोरियल के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अपील ही करी है एक तरह से, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने कोर्ट में बोलना चाहते थे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जुडिशियल इनएक्टिविज्म के पीछे की थ्योरी क्या है, क्या क्या नुकसान होता है सोसाइटी को, वो सारी चीज़ें, एग्जाम्पल वगैरह सब हमने देखे। तो आपके लिए अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करो और लिखना चालू करो बच्चों। देखो कभी कभी तुम रेगुलरली भेजते हो, कभी कभी तुम बीच में रुक जाते हो, वो क्यों करते हो? मैं तो रेगुलरली डिस्कस करता हूँ, तो आपको भी रेगुलरली लिखना चाहिए। तो आप भी रेगुलरली लिखो और लिखने के बाद सेंड करो, क्योंकि आप जब लिखोगे तभी तो पेपर 2 की तैयारी होगी बच्चों। लिखोगे नहीं तो पेपर 2 की तैयारी कैसे होगी? सिर्फ डिस्कशन सुनने से पेपर 2 की तैयारी नहीं होगी। जब लिखना चालू करोगे तभी तो पेपर 2 के लिए आप प्रिपेयर होगे। माइंड में जो एक स्ट्रक्चर बनता है लिखने का, वो तभी तो बनेगा जब आप लिखोगे डेली। चलो आप लिखो, इसको लिख के मेरे को भेजो। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पीवीटीजी के ऊपर। देखो पीवीटीजी जो होती है बहुत ज़्यादा वनरेबल ट्राइबल ग्रुप को कहते हैं, और ये न्यूज़ में रहती है सीएपीएफ के अंदर, और सीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन आ रखे हैं डायरेक्टली। तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस कर, न्यूज़ में क्यों है पहले तो ये समझ लो। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा जो गवर्नमेंट है, उड़ीसा के जो पीवीटीजी ट्राइब है, उनके लिए वो लोन ले रही है, आईएफएडी से लोन लेके इनको थोड़ा सा एम्पावर करेगी, इसलिए ये न्यूज़ में है। देखो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखना, इसको लाइटली मत लेना। कहाँ से लोन ले रही है बस इतना सा थोड़ा याद रखना, कौन सी गवर्नमेंट ले रही है, इतना सा, ठीक है। अब पीवीटीजी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कब ये जो कॉन्सेप्ट है पीवीटीजी का इंट्रोड्यूस करा, 1975 में। ठीक है, 1975 में गवर्नमेंट ने देखा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, हमारे एसटीज वाले जो लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं, आदिवासी लोग की बात कर रहा हूँ, कि जो आदिवासी लोग हैं उनमें से कुछ आदिवासी ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं और बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं। ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या करा, 1975 में घोषित कर दिया कि ये अब से क्या है, पीवीटीजी ट्राइब है। ठीक है, क्राइटेरिया है इसकी कुछ, हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल 4 क्राइटेरिया है इसकी। पहली है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है कि हल जोतने के लिए वो तुम्हारा जो बैल करती है, वो जो होता है वो वाला, जो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है इसका, जो हल ही कहते हैं बेसिकली, हाँ हल से जो जोत करते हैं। तो ये जो हमारी पीवीटीजी ट्राइब है, ये अगर प्री एग्रीकल्चर लेवल वाली टेक्नोलॉजी करें, मतलब प्रिमिटिव मेथड यूज़ करें अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे हंटिंग, गैदरिंग और शिफ्टिंग कल्टिवेशन, अगर ये मेथड यूज़ करती हैं, प्री एग्रीकल्चर वाले मेथड यूज़ करती है अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, पीवीटीजी। लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो, मतलब पूरी जो ट्राइब हो उसमें 10% से भी कम लिटरेट लेवल हो, तो वो कौन सी ट्राइब आएगी, पीवीटीजी। पॉपुलेशन उसकी या तो वैसी की वैसी और डिक्लाइन हो रही, मतलब बढ़े ना, पॉपुलेशन बढ़ ना रही हो, या तो स्टैग्नेंट हो या फिर डिक्लाइन हो रही हो, तो वो पीवीटीजी में आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इसको याद रखना। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, ठीक है, पैसे वैसे बहुत कम हो, बस ये चीज़ हो। 4 क्राइटेरिया है कि पहले तो एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी वो प्री एग्रीकल्चर वाली हो, पैसे कम हो, इकोनॉमिकली पुअर हो, लिटरेसी लेवल बहुत कम हो, 10% से भी कम, और ये जो है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही हो या जैसी है वैसी रह रही हो, बढ़े ना। ठीक है, बस बढ़े ना, इसका थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। कितने पीवीटीजी होते हैं, देखो 75 पीवीटीजी होते हैं टोटल। हमारी इंडिया के अंदर कितनी ट्राइब है जिसको पीवीटीजी ट्राइब दे रखा है, वो है 75। कौन कौन सी है, एग्जाम्पल थोड़े से हैं, याद रख लेना अच्छा रहेगा।
जैसे जरावाज हो गई, जरावाज कहाँ पाते हैं? अंडमान निकोबार पे। बिहोर हो गई, बिहोर कहाँ पाते हैं? झारखंड में। चेंचूज हो गई, चेंचूज कहाँ पाते हैं? साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। बैगाज हो गई, मध्य प्रदेश में पाते हैं। बोंडा ट्राइब हो गई, उड़ीसा में पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्राइब है कौन सी, जो पीवीटीजी के अंदर आती। अब देखो एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इस ये क्वेश्चन नंबर 1 है, या क्वेश्चन नंबर 1 करके कमेंट करा करो बच्चों, ताकि मुझे भी थोड़ी आसानी हो कि मैं भी देखूं भी। अब वो आंसर कर देते हो आप और नंबर नहीं डालते तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर करो। देखो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसका? सीएसई का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीएसई का। देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा ये क्वेश्चन, लेकिन जो हमने अभी समझा है अगर उसको थोड़ा सा माइंड में बिठा लिया तो इसका आंसर बहुत अच्छे से निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर करो। नेक्स्ट आर्टिकल में मूव ऑन करते हैं, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025। देखो आज के न्यूज़पेपर के अंदर ये रिपोर्ट आई थी, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025। किसने पब्लिश करी, ये इंपॉर्टेंट है, किसने? वीबी हाउस ने, वी बॉक्स ने इसको पब्लिश करा इन एसोसिएशन विद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। याद क्या करना है? वी बॉक्स। ठीक है, उसके बाद ये रिपोर्ट थी केरला एम्प्लॉयबिलिटी का, इसमें बताया गया था 5th रैंक आई है केरला की। इसके बाद टॉप स्टेट, हमें ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, टॉप स्टेट में आता है महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और फिर केरला। पहला टॉप, पहले 3 याद कर लो, नहीं अगर 5 के 5 नहीं याद कर सकते, 5वें नंबर पे तो केरला है, लेकिन पहले 3 याद होने चाहिए, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और फिर कर्नाटका। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका टॉप में आए हैं, किसमें? स्किल इंडिया रिपोर्ट में, इंडिया स्किल रिपोर्ट में। ठीक है, इसने क्या बोला है, इसका देखो ये डेटा जो है तुम अपनी एसे राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हो, आर्गुमेंट या रिपोर्ट राइटिंग तीनों के अंदर यूज कर सकते हो। इसने बोला है कि 54.81 मतलब कि 54.81 55% लगभग, अराउंड करके लिखो, ये भी फिगर सही होगी, अराउंड 55% जो यूथ हैं वो एम्प्लॉयबल है। देख लो, हमने जब एजुकेशन वाला टॉपिक डिस्कस करा था यही कुछ डेटा था, वहां पे भी मेंशन था और यही यहाँ पे भी मेंशन है, तो देख लो क्या हालत चल रहे हैं हमारे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको पढ़ो और इसका आंसर करो। नेक्स्ट चलते हैं, AFSP, अफसा बोलता हूं मैं तो इसको, अफसपा के पीछे चलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। देखो क्या चीज़ होता है, न्यूज़ के अंदर इसलिए क्योंकि मणिपुर वगैरह में इशू चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में इशू चलते रहते हैं, और आर्मी जो है थोड़ा सा आर्मी को क्रिटिसाइज करा जाता है, किसके लिए? इस एक्ट के लिए। आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, बिल्कुल ये पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी पावर देता है, तो यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज करा जाता है कि वो इस पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और बिल्कुल उठाते हैं। मणिपुर में आपको पता भी होगा कि मणिपुर की जो वुमेन्स थी उन्होंने पूरी नग्न अवस्था में प्रोटेस्ट करा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, इस एक्ट का फ़ायदा उठा के वहाँ के जो आर्मी पर्सन थे, वहाँ के जो पैरामिलिट्री पर्सन थे, आर्म फोर्स के पर्सन थे, वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो वुमेन थी स्पेशली उनका रेप कर रहे थे। तो वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा, पूरी नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के पूरी मार्केट में सामने आ गई। ये सारी चीज़ न्यूज़ में अभी आई थी कि उनसे आर्मी वाले से बोला कि अब हमारा रेप करो। ठीक है, तो इस एक्ट का बहुत ज़्यादा जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और हमेशा ये न्यूज़ में रहता है। हमारे CAPF के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। ये जो एक्ट है हमारा अफ्सपा जो एक्ट है हमारा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये लगता कहाँ पे है? ठीक है, हमने देख लिया कि आर्म जो हमारी जो फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है, उसको पावर देता है, स्पेशल पावर देता है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी सर्च कर सकती है, किसी को भी शूट कर सकती है, इतनी पावर रहती है उनके पास। किस एरिया में रहती है? ये रहती है जहाँ जो एरिया डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दी गई हो। किस एरिया में रहती है पावर? ऐसा नहीं है दिल्ली में होगी, ऐसा नहीं है कि ये राजस्थान में होगी, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में होगी, उस एरिया में जो डिस्टर्ब है। अगर वो राजस्थान एरिया डिस्टर्ब है तो वहां पे भी ये जो एक्ट है वो लागू होगा, इस चीज को याद रखना। ठीक है, कौन बताएगा कि ये जो एरिया है डिस्टर्ब है या नहीं है? ये बताएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो हमारी 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट, दोनों के पास पावर है कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो अपने एरिया को जो है डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती है। डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होगा तो ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ये एक्ट बना था 1958 में, 1958 में आया था। किस चीज़ के लिए आया था? नॉर्थ ईस्ट में देखो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हमने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में भी देखा था। अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों ये जो वेबसाइट है thelearners.co.in, इस पे जाके इंटरनल सिक्योरिटी का जो लेक्चर है फ्री में अवेलेबल है। और जिनको पेपर 2 से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता कि भाई कैसे क्या करना है, तो फ्री लेक्चर्स हैं, 15 फ्री लेक्चर्स हैं। और इस 15 फ्री लेक्चर्स को देखो और देखने के बाद तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि तुम आराम से कोई भी टॉपिक लिख पाओगे। तो इसको तो ज़रूर देख लो, क्योंकि जो हमारे यहाँ से जो बच्चों ने क्लियर करा है, आपके 2024 वाला जो पेपर था जो क्लियर करा है, वो उन बच्चों ने मेरे को आउटपुट दिया, रिव्यू दिया क्या कि सर ये जो 15 लेक्चर्स थे इसने बहुत हेल्प करी। ठीक है, क्योंकि उनको मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड बैच प्रोवाइड नहीं कराया था, सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई थी और उसको चेक करा था। तो उन बच्चों ने बताया कि सर ये जो फ्री लेक्चर्स थे इसने बहुत हेल्प करी। तो देखो उनका क्लियर हो सकता है तो तुम्हारा भी हो सकता है इन फ्री लेक्चर से। इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने इंटरनल सिक्योरिटी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो 1958 के अंदर नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए ये एक्ट यहाँ पे आया था। और ये जो एक्ट है अदर एरिया में भी एक्सटेंड हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या क्या स्पेशल पावर आ जाती है फोर्सेस के पास? लेट्स से अगर आपके पास, आपको ये एक्ट, आप असिस्टेंट कमांडेंट है और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पावर आती है। देखो जब किसी यहाँ पे एक्ट लग जाता है आप सबका, तो जो फोर्स है वहाँ के आर्म फोर्स, उस पर अथॉरिटी आ जाती है कि किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकता है विदाउट अरेस्ट वारंट के, ठीक है। और अगर वो फोर्स का यूज करता है उसकी वजह से डेथ हो जाती है, तो मतलब वो इतना ज्यादा फोर्स का यूज कर सकता है कि उसका उसका जो कॉज है वो डेथ भी हो जाए तो भी उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सर्च कर सकता है विदाउट वारंट। गैदरिंग, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ये भी अलाउ कर सकता है कौन? अगर ये आर्म फोर्स जहां पे लगता है, ठीक है। लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। देखो जैसे यहाँ पे डेथ केसेस था, अगर इस एक्ट को अप्लाई करने के ऊपर आर्म पर्सन ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एक्शन टेकन अंडर द एक्ट। अगर एक्ट के अंदर देखो क्या क्या पावर दे रखी है, अगर ये पावर का यूज करते हुए अगर आर्म फोर्सेस से कुछ हो भी जाता है तो वो इम्यून है, उसके अगेंस्ट कोई भी सजा नहीं होगी। तो देखो इतनी ज्यादा पावर दे रखी है तो उसका गलत यूज तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। पावर देना भी बनता है क्योंकि वो इंसर्जेंसी एरिया है, वहां पे कोई ऑर्डर वगैरह तो वो करेगा नहीं अगर उसको कुछ चीज मिल जाती है तो यहाँ पे मिस्टेक तो दोनों तरफ से ही है। अब देखते हैं और क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। देखो नॉर्थ ईस्ट में तो अप्लाई होता है नागालैंड के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर में एंटायर में चल रहा है अभी तो, असम में कुछ डिस्ट्रिक्ट और त्रिपुरा में, ठीक है। तो मतलब पूरे जो नॉर्थ ईस्ट में तो ये अप्लाई नहीं होता है। सिक्किम में नहीं हो रहा, ऐसी बहुत स्टेट है वहां पे नहीं हो रहा, इनका थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मेघालय में नहीं हो रहा, मिजोरम में नहीं हो रहा, जम्मू कश्मीर में और यहाँ पे लद्दाख में भी, यहाँ पे भी ये अप्लाई होता है अप्सपा, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखना। इंप्लीमेंट कौन करेगा? सेंटर और स्टेट दोनों इंप्लीमेंट कर सकती है। समझ आया? देखो इस एक्ट को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब यहाँ पे 2018 का क्वेश्चन है। अब 2018 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो मेघालय सिंपल सा आंसर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस देख लो। नॉट तो नहीं है कि नॉट भी नहीं हो सकता, नॉट होगा तो ये 3 कैसे होंगे? यहाँ तीनों पे तो अप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर सी है, ठीक है। चलो इसको यही पूछा था कि ये जो हमारा आर्म फोर्सेस एक्ट है कौन कौन से स्टेट में लगता है। अभी हमने देखा मेघालय में नहीं था, तो मेघालय इसका आंसर हो गया। आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। आपको इसका आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करो कि इसका आंसर क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ के। नेक्स्ट चलते हैं, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। देखो ऐसे जो की टर्म्स होते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। ये थोड़े फैंसी से होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्या चीज़ है? देखो अभी न्यूज़ में क्या आया कि ये जो स्कीम है ये एक्सपांड करके रिसर्च पेपर में कर रहे हैं कि रिसर्च पेपर साइंस ऑन ह्यूमैनिटी में जो भी टॉप पब्लिशर है उसका एक्सेस करवाएंगे इसी एक सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। ये चीज़ है। क्या चीज़ है? कौन कौन से आएंगी? जो स्टेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो तो सारी चीज़ आएंगी इसमें, लेकिन प्राइवेट नहीं है इसमें। देखो अभी ये देखो लिखा हुआ है, मैंने लाल रंग से भी करा हुआ है कि इस स्कीम के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं आती। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है।
क्या चीज़ है इसके अंदर, बस सिंपल चीज़ यही है क्या कि साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी जो टॉपिक है, इनके अंदर जो स्कॉलर्स वगैरह पीएचडी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है बेसिकली, कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप सर्वे करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी से कर रहा हूँ, तो मेरा सर्वे था वुमेन एम्पावरमेंट कि दिल्ली के अंदर मेरे को सर्वे करना था कि जो वुमेन्स होती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स है, वो एक्चुअल में एम्पावर हो रही है या नहीं हो रही, वर्किंग का क्या उनके ऊपर आ रहा है इकोनॉमिकली, क्योंकि इकोनॉमिकली तो इंडिपेंडेंट हो रही है, उसकी वजह से उनके सोशल उस पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, वो मेरे को सर्वे करना था। तो उसके लिए मेरे को लिटरेचर्स को रिव्यू करना पड़ा बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू क्या रोल प्ले करता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे देता है, ठीक है। तो अब लिटरेचर कहाँ से आएंगे, वो लिटरेचर यहाँ से आएंगे वन सब्सक्रिप्शन वन स्कीम से, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने ये सारा आपको बताया था। ओनोस ऑन ओएस स्कीम से आएंगे ये सारे लिटरेचर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रही है, फंड इंक्रीज कर दिया, फंडिंग 6000 की दे रही है, ये सारी चीज़ ऐसे ही है। बस थोड़ा सा इसमें देखो क्या क्या चीज़ है। एक्सपांड प्राइवेट पे नहीं हो रहा, ये देखो फैसिलिटी यहाँ पे स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों को मिलेगी। केबल वगैरह का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि ये जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है ये भी कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी की इंफॉर्मेशन जो हमारी यूजफुल है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा फिगर भी याद होनी चाहिए, 6 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड दे रही है, अच्छी बात है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है। और मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे रिसर्च पेपर को एक्सेस करवाना, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 5वां, शायद 5वां ही है, हमने पहला ये चौथा है, 5वां नहीं है, चौथा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ो, इसका क्वेश्चन का आंसर करो। इसमें बेसिकली पूछा है क्या चीज़ सही है इसमें से, ठीक है। सही आपको जो ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और नेक्स्ट आर्टिकल नहीं है, यहीं पे हमारा एडिटोरियल खत्म होता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना ज़रूर, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे उतने ज़्यादा रिव्यूज़ मिलेंगे, उस रिव्यूज़ से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी आपके लिए और जल्दी लेके आऊँ। अभी हम सुबह स्टार्ट करेंगे इसको जल्दी ही, 2 दिन बस मैंने ट्रायल करा था, लेकिन अब इसको सुबह स्टार्ट करेंगे क्योंकि सुबह बच्चों का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। आप अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट, और एक चीज़ और बोलता हूँ, क्या चीज़ होती है वो, उसको करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।